जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं आज का बिना स्किप किए ज्यादा समय ना लेते हुए पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी न्यूजीलैंड, सी जापान और डी नेपाल। दोस्तों तैयार रहें, आज का सेशन थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस चलेगा, तो प्लीज आप लोग केयरफुली देखें और केयरफुली सुने। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने एक ऐसा देश है जिसने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है। दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने यह आदेश दिया है। इसके साथ ही यात्रियों की एंट्री पर अस्थायी पाबंदी तो लगाई है और इसके अतिरिक्त अर्डन ने अपने देश के नागरिकों के भी भारत से वापस आने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इसका मतलब जो न्यूजीलैंड का अगर निवासी है और वह भारत में अटका हुआ है तो वह भारत से वापस न्यूजीलैंड नहीं जा सकता है। दोस्तों नजर डालेंगे अगर न्यूजीलैंड की तरफ, तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन तथा यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है और यहाँ के राजशाही एलिजाबेथ द्वितीय हैं। और याद रखें दोस्तों, प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, जो कि आपको क्वेश्चन में पहले बता दिया। आपको दो अन्य पॉइंट बता रहा हूँ भाई, आप लोग प्लीज अपनी अपनी कॉपी में ध्यान से लिख लें कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन तथा चाराबाओं का स्वर्ग कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए चाराबाओं का स्वर्ग तो भी न्यूजीलैंड और दक्षिण का ब्रिटेन तो भी न्यूजीलैंड। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको बता दें, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने पाकिस्तान देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों फीफा ने 4 फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। तो याद रखें दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अगर किसको निलंबित किया गया है तो 4 एसोसिएशन को किया गया है। इसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। याद रखें दोस्तों, ये तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की है पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से इनको 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया जा चुका है। नजर डालेंगे अगर पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी तथा मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। दोस्तों और पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो भारत से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा था। 15 अगस्त 1947 को अलग हुआ और इसके फिलहाल में भारत से के 3 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा टच होती है, जो कि इस प्रकार है: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। सॉरी, अगर ऊपर से नीचे देखें तो पंजाब, गुजरात और राजस्थान 3 ऐसे लगातार राज्य जाएंगे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी उत्तर कोरिया और डी नेपाल। तो दोस्तों याद रखें कि टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया बन गया है। दोस्तों कोरोना महामारी के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है, वहीं तैराकी की वैश्विक संस्था फिना ने 18 से 23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, अब यहाँ से इस लाइन को बहुत अच्छे से मार्क कर लें और हो सके तो लिख भी लें कि तैराकी की वैश्विक संस्था फिना ने 18 से 23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया। मतलब विश्व कप कहाँ होने वाला था तो आपको पता होना चाहिए, टोक्यो में होने वाला था। एंड कब होने वाला था? 1823 में। और तैराकी की वैश्विक संस्था कौन है? तो फिना है। दोस्तों नजर डालेंगे उत्तर कोरिया की तरफ, तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन तथा मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा है जो, उसको वो कहते हैं ना प्राकृतिक सीमा, तो प्राकृतिक सीमा 38 डिग्री अक्षांश बनाता है, जो कि विश्व का सर्वाधिक अशांत सीमा रेखा कहलाती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु के स्टेम कोशिका का उपयोग किया है? आपके ऑप्शन है ए मेंढक, बी मछली, सी बिल्ली और डी सांप। तो दोस्तों आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेंढक जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। दोस्तों इन रोबोटों को जोनोबॉट्स नाम दिया गया है। जोनोबॉट्स मेंढक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनका नाम जोनोबॉट्स
जोनोपस लाविस मेढक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की। जोनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेढक है। तो दोस्तों याद रखें कि मेढक के नाम पर ही रोबोट्स का नाम रखा गया है, और रोबोट्स का नाम रखा गया है जोनोबॉट्स। और इसमें कौन से मेढक की अगर स्टेम कोशिकाएं पूछी गई हैं आपसे, तो आपको याद होना चाहिए जेनोपस लाविस नाम का मेढक है, जिसकी स्टेम कोशिकाएं उपयोग की गई हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? आपके ऑप्शंस है ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी नासा और डी भेल। तो दोस्तों याद रखें कि इनमें से डीआरडीओ संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है। दोस्तों यह घोषणा विकास व उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। अब नजर डालेंगे डीआरडीओ की तरफ। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए लखन सोलंकी, बी कृष्णमूर्ति अय्यर, सी प्रदीप कुमार और डी एस रमन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर अब हम एस रमन की साइड नजर डालें तो एस रमन 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी हैं। रमन वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ हैं। दोस्तों वर्तमान में अगर सिडबी की तरफ नजर डालें तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों सिडबी का मुख्यालय बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि अधिकांश बैंकों का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है जो मुंबई में ना हो। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वियतनाम की विधायिका ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुयेन जुआन फुक, बी फार्म मेंचेन, सी टीम पेंचेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में वियतनाम की विधायिका ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में फार्म मेंचेन को नियुक्त किया है। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य फार्म मेंचेन को वोट दिया गया है अधिक, इस वजह से यह प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तथा निर्वर्तमान प्रधानमंत्री मतलब भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हाल में अभी रिटायर हुए हैं, गुयेन जुआन फुक को नया राष्ट्रपति बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखें, यहाँ पर वर्ड्स मिस हो गए हैं, बट आप याद रखें कि अगर राष्ट्रपति किसको बनाया गया है तो गुयेन जुआन फुक को राष्ट्रपति तथा फार्म मेंचेन को प्रधानमंत्री बनाया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन मुंडा ने किसके साथ जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी डॉक्टर हर्षवर्धन और डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में अर्जुन मुंडा ने डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मिलकर जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ इन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विजुअल ही कर लिया है। दोस्तों यह पहल पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि अनामय योजना का शुभारंभ हुआ है जिसका, उसको किसके द्वारा फंडिंग की जाती है, किसका समर्थन प्राप्त है, तो आपको पता होना चाहिए पीरामल फाउंडेशन एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। दोस्तों अनामय विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयास को परिवर्तित करके भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बहुहितधारक पहल है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए जो हमारी पहल है यह बहुहितधारक पहल है अनामय नाम से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए हाल ही में किसने एडवांस्ड चॉप टेक्नोलॉजी पर एक कवच बनाया है? आपके ऑप्शंस है ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी डीआरडीओ और डी इसरो। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए हाल ही में डीआरडीओ ने एडवांस्ड चॉप टेक्नोलॉजी पर एक कवच बनाया है। दोस्तों यह कवच दुश्मन के रडार को भ्रमित करेगा, साथ ही जहाज की ओर बढ़ रही मिसाइलों की दिशा बदलने में से मदद करेगा। दोस्तों नजर डालेंगे फिर से डीआरडीओ की तरफ। आपको अभी बताया तो स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली तथा अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, जो कि अभी पिछले एक क्वेश्चन पर बता चुका हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और किस देश के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केटी ने हाल ही में
मुलाकात करते हुए जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की है। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखें, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अमेरिका के देश के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैटी ने हाल ही में मुलाकात करते हुए जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की है। दोस्तों अमेरिका भारत की जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में अपने आप को महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। और दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका के विशेष दूत कौन से आए थे जिन्होंने जलवायु के मुद्दे पर बात की, तो वह थे जॉन केटी, जो कि यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख दूत थे। दोस्तों नजर डालेंगे अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है तथा यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और दोस्तों याद रखें, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री अक्षांश रेखा प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। साथ ही अमेरिका का एक हिस्सा अलास्का, जो कि कनाडा के पश्चिम में स्थित है, जहां अमेरिका की कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती, लेकिन वो अमेरिका के ही अधीन आता है। कौन सा? अलास्का क्षेत्र, जो कि अलास्का अमेरिका ने रूस से खरीदा था। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, इनमें से किस देश में हाल ही में बटाक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी संयुक्त अरब अमीरात और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें कि इनमें से संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में बटाक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। दोस्तों अबू धाबी के अल हफ्का क्षेत्र में स्थित बाटाका परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो दोस्तों याद रखें, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बाटाका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। दोस्तों नजर डालेंगे अगर अबू धाबी की तरफ, सॉरी दोस्तों यूएई की तरफ, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है तथा यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम यहाँ के प्रधानमंत्री है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो करके हमें जुड़ सकते हैं। तथा आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।